वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मेजरमेंट, फिर देखेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, और फिर उसके बाद देखेंगे कोलरास लॉ। चलिए हम देखेंगे इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट्स की चालकता का मापन। चालकता का मापन, चालकता की मापन के लिए हमारे पास एक फार्मूला आया था कि विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू प्रेक्षित चालकता गुणित सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक। ये फार्मूला, इस फार्मूला को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, जिसके लिंक आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं अगर वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे विशिष्ट चालकता, प्रेक्षित चालकता। चूँकि हम जानते हैं कि जो चालकता होती है, किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो चालकता होती है वो उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रतिरोध निकाल लें, उसका अगर व्युत्क्रम कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? उसकी चालकता मिल जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट की चालकता ज्ञात करनी होती है उसे चालकता जल के साथ क्या करते हैं, के साथ विलयन बनाते हैं। अब चालकता जल क्या है? एक विशेष प्रकार का जल है, विशेष प्रकार का जल जिसकी चालकता लगभग नगण्य होती है। इसलिए इस जल में बनाए गए विलयन, किसी इलेक्ट्रोलाइट के जब विलयन बनाते हैं, अगर उसकी चालकता ज्ञात करते हैं तो वह केवल इलेक्ट्रोलाइट की चालकता को दिखाएगा। मीन्स किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए एक्यूरेटली अगर मेजर करना है तो उसको चालकता जल के साथ विलयन का रूप दिया जाता है। और चालकता जल क्या है ये मैंने आपको बता दिया, जिसकी कंडक्टेंस, खुद की कंडक्टेंस क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और इसको क्या करते हैं, बनाते कैसे हैं वो भी देख लेंगे। चालकता जल क्या करते हैं, सामान्य जल में KMnO4 और KOH मिक्स करके उसको बार बार आसवन कराई जाती है। एक बार आसवन करने के बाद पुनः उसको कई बार आसवन कराई जाती है। तो कई बार आसवन कराने के बाद जो हमको जल प्राप्त होती है वह चालकता जल कहलाती है। यदि एग्ज़ाम में पूछे चालकता जल की विशेषता क्या है तो हम बोल सकते हैं कि यह एक विशेष प्रकार की जल होती है जिसकी खुद की चालकता लगभग नगण्य होती है, और इसीलिए इसका उपयोग किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम इस इलेक्ट्रोलाइट्स की, देखो अब यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट लिए, और इसका हम कंडक्टिविटी वाटर के साथ हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम कंडक्टिविटी सेल में भरते हैं, चालकता सेल बोलते हैं। चालकता सेल एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसमें इसके कई शेप्स होते हैं।
जिसमें क्या होती है, आप इसको देख सकते हैं, एक प्लेटिनम की वायर होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का कोटेड वाला फाइल होता है और ये ग्लास ट्यूब पर सील रहती है। ग्लास ट्यूब के नीचे में मरकरी भरा रहता है। इस तरह से दो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लेते हैं और ये इसकी स्ट्रक्चर अगर दें हम, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ तक ये मरकरी भरी रहती है और ये ग्लास ट्यूब पर सील रहता है और ये पूरा इलेक्ट्रोड किसी पात्र में डीप रहता है और ये पूरी दोनों इलेक्ट्रोड कार्क के द्वारा लीड रहती है। यहाँ बता दूँ, ये प्लेटिनम या पैलेडियम की तार होती है जिस पर ये क्या है, प्लेटिनम की फाइल प्लेटिनम ब्लैक का कोट लगा रहता है, ग्लास ट्यूब पर सील रहती है और इस ग्लास ट्यूब के निचले हिस्से पर मरकरी रहता है ताकि प्रॉपरली इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया जा सके। अन्य प्रकार के भी सेल हुआ करते हैं। तो यहाँ पर उस विलयन को, ये वाली विलयन को इसमें भर दी जाती है जो कि वो इलेक्ट्रोलाइट का विलयन है कंडक्टिविटी वाटर में, जिसकी हमको चालकता ज्ञात करनी है। अब इसको क्या करते हैं, हम व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर देखें हम तो इसमें क्या होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक हिस्सा बना दी जाती है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्रतिरोध के स्थान पर चालकता सेल को जोड़ देते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाएगा। चौथी भुजा की काम करती है। अगर इसको हम नाम दें A, B, C, D, अब माना इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है और इस पर जब हम इलेक्ट्रिकल सोर्स प्रवाहित करते हैं कुंजी के लगा के, तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं करते। दिष्ट धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोलाइसिस का अपघटन होने लगता है जिससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिरने लगती है और उसकी कंडक्टेंस एक्यूरेट नहीं आता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेट करंट यूज़ किया जाता है और यहाँ पर दोनों परिपथ संतुलन के लिए एक हेडफोन या मैजिक आई जैसा चीज़ लगा रहता है दोनों के बीच। यहाँ पर हम लेते हैं हेडफोन होता है या आधुनिक स्थिति में ये मैजिक आई होता है। अब हम क्या करते हैं, जब परिपथ में धारा सप्लाई करते हैं तो परिपथ को संतुलन की अवस्था प्राप्त करते हैं और वह तब पता चलती है जब हेडफोन पर साउंड एकदम मिनिमम हो जाता है या लगभग नील हो जाता है, तब कही जाती है परिपथ संतुलन की अवस्था में होता है। और जब परिपथ संतुलन की अवस्था में होती है तब इसकी फार्मूला प्राप्त होती है, R1 अपान हो जाएगा R2 में। R2 मीन्स क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस होगा और फिर हो जाता है R3 अपान R4। इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं R2 इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R4 अपॉन R3। यहाँ से हम उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस मिल जाता है, ज्ञात कर लेते हैं और फिर इस रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम करके हम उसकी चालकता ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकली अगर क्वेश्चंस आती है तो इस फार्मूला के यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है जिसको हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि परिपथ संतुलन की स्थिति में होती है तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ये तो हो गई हमारी मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर से एक बार
आपको बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आएगी कंडक्टिविटी वाटर क्या है, उसको उत्तर आपको बता दी गई है। कंडक्टिविटी सेल क्या है वो आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट करंट पास नहीं की जाती, वो से संबंधित बातें आप याद रखोगे और इसकी फार्मूला भी आप याद रखेंगे। इसमें 4 अज्ञात राशियां हैं, अगर कोई 3 ज्ञात हो जाए तो चौथे के मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमको R1, R4 और R3 की वैल्यू मिल जाए तो हम I2 मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और फिर उस रेजिस्टेंस को रिवर्स करके हम उसकी कंडक्टेंस निकाल लेते हैं। ये तो हो गई हमारी मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड बातें। अब हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उस इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं जो लगभग सभी तनुता पर पूर्णतः आयनित होता है। ध्यान रखने की बात यह है, मैं यहाँ पर 2 अलग अलग बातें लिख रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की विशेषता है कि इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है 100% हुआ करता है, जिसको हम मैथमेटिकली अल्फा = 1 शो करते हैं। और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसी भी डाइल्यूशन पर कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है। यहाँ याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसकी डाइल्यूशन कम होगी, मीन्स वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी क्या होगी, कम होगी, डाइल्यूशन कम हो अगर ये इंक्रीज होगा। और इसके अपोजिट अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज रहेगा, कम रहेगा, तब क्या हो जाएगी, डाइल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। तो डाइल्यूशन का मतलब हम जानते ही हैं, और अधिक सॉल्वेंट या पानी को मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, डाइल्यूशन कहलाती है। तो डाइल्यूशन का रिलेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी अपोजिट है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज लेस देन 1, और या फिर हम लिख सकते हैं इसको अल्फा इज लेस देन 100%, मतलब ये कभी पूर्णतः आयनित नहीं होती। प्रश्न ये आता है हमारे पास कि जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तब थोड़ा सा हम देखें कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आयन ही तो वह एजेंसी है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करती है, चार्ज को कैरी करती है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा चार्ज कैरी करेंगे और ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स पर और अगर पानी डालते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या है? पहला तो बात याद रख लीजिएगा कि ऑन इंक्रीज डाइल्यूशन द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज होते हैं। अब हम दोनों के रीज़न जानना चाहते हैं, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यद्यपि दोनों के कंडक्टेंस बढ़ते हैं
चालकता बढ़ते हैं, परंतु इनके कारण अलग अलग हैं। इस कारण को हम समझने जा रहे हैं। तो ज़रा देखो आप, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस पर बात करें तो मान लो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिस पर प्लस और माइनस है। इस पर क्या है, ये अन्योन्य क्रिया है। जब इस पर हम पानी डालते हैं तो पानी डालने से क्या हो जाती है, मीन्स डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज किया या फिर वॉल्यूम को इंक्रीज किया पानी को मिला करके, तब ये क्या हो जाते हैं, ये इस तरह से हो जाती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है और या इसकी आयनाइजेशन बढ़ जाता है। वाटर क्या करता है, अपने उच्च डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण इन दोनों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसको ब्रेक कर देता है और आयंस क्या हो जाते हैं, वहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। तो डाइल्यूशन के केस में क्या हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, ये दूर हो जाएंगे और ये ब्रेक हो जाता है, फ्री हो जाते हैं। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं इनकी आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ देखेंगे डाइल्यूशन इंक्रीज करने से अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज होता है और अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज होने से नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और हम जानते हैं नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। फिर से देखें हम कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इफ वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, क्या हो जाती है, डाइल्यूशन होने से डिग्री मीन्स अल्फा इंक्रीज हो जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज होने लगते हैं। और चूंकि ऑलरेडी क्या होती है, इनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होता है तो डाइल्यूशन करने से क्या होती है, अल्फा इंक्रीज होता है। अल्फा इंक्रीज होने से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने से उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जबकि अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि ये फुली आयोनाइज होता है, तो फुली आयोनाइज होने का मतलब क्या है, ऑलरेडी किसी भी डाइल्यूशन पर ये इस तरह से प्लस है और ये क्या है, माइनस है। चूँकि ऑलरेडी ये आयोनाइज हैं, जब इनको डाइल्यूशन बढ़ाई जाती है तो डाइल्यूशन बढ़ाने से सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज होता है। देखिए डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होती है, इंक्रीज होता है। और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ये आयंस क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं और दूर दूर चले जाने की वजह से इनकी क्या हो जाती है, मोबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मीन्स इट कैन मूव रैपिडली, रैपिडली ये क्या होते हैं, रैपिडली मूव करने लगते हैं और रैपिडली मूव करेंगे तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो देखो हम दोनों ही कर, हमें दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने से इंक्रीज होती है। उसका कारण है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होने से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं और उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कंडक्टेंस के इंक्रीज होने का कारण है कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से आयंस दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर होने से क्या हो जाते हैं, वो फ्री या फास्ट मोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इसके बदौलत उनकी क्या हो जाती है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो देख लो दोनों की रीज़न अलग अलग है, यद्यपि दोनों की कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ और देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लैम्डा एम एंड लैम्डा EQ की बात करते हैं। 3 प्रकार की कंडक्टेंस पढ़े थे। तीनों प्रकार की कंडक्टेंस को अगर हम देखें तब हमारे पास क्या ही थी, हमने पढ़ा था कापा जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता था, विशिष्ट चालकता कहलाती थी, विशिष्ट चालकता। और हमने देखा था
दूसरा लेमडा ई क्यू देखा था, लेमडा ई क्यू, या इसको उल्टा भी लिखते हैं लेमडा ई क्यू, और तीसरा हमने देखा था लेमडा एम। पढ़ते वही हैं पर इसकी सिंबल कुछ हटके है, थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तब हमने देखा था कि जब इसकी डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, इसकी डाइल्यूशन बढ़ाते हैं हम लोग, तब इसकी क्या होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। वर्ड ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस कंफ्यूज होते हैं कई बार। कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, परंतु कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फिर यहाँ पर फिर बता दूं आपको, कंडक्टेंस का मतलब होता है पूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की चालकता, और यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ आयंस, इसका मतलब है कंडक्टेंस ऑफ नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंस इन यूनिट वॉल्यूम, और कंडक्टेंस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आयंस, द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस प्रेजेंस इन सॉल्यूशन। यहाँ इसका मतलब है कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस प्रेजेंस इन सॉल्यूशन। ये दो बातें हमको एक जैसे लगते हैं पर एक जैसे नहीं है। तब हमने देखा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होता है। इसका भी रीज़न हमने पढ़ा था कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाती है, इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। जबकि हमने देखा था इस केस में कि इसकी डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, इसकी डाइल्यूशन जब इंक्रीज करते हैं तो इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लैम्डा एम की केस में भी देखें तो डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये 3 बातें हमने देखा था। अब इन दोनों के लिए हमने एक और फार्मूला पाया था, ई क्यू इज इक्वल टू क्या मिला था अपने को, के इंटू 1000/n मिला था, और यहाँ पर एस के लिए मिली थी के इंटू 1000/m मिला था। ये फार्मूला भी हमको मिला है, और इससे पता चल रहा है कि अगर किसी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसकी लैम्डा ई क्यू डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, अगर मोलिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या हो जाएगी, लैम्डा एम डिक्रीज हो जाएगा। कुल मिला करके हम ये बोल सकते हैं कि के, देखो ये जो रिलेशन है वो के और एन से रिलेटेड है, ये भी के और एम से रिलेटेड है। तो दोनों ही टाइप्स की कंडक्टेंस की बात करें हम, तो इसका जो डोमिनेटिंग पार्ट है जिस पर कंडक्टेंस डिपेंड करता है वो है हमारा नॉर्मलिटी एंड मोल। क्योंकि नॉर्मलिटी यहाँ पर क्या बता चुके हैं हम लोग कि नॉर्मलिटी एन क्या है, नॉर्मलिटी है, तो यहाँ बोलेंगे सो फॉर दिस टू टाइप ऑफ कंडक्टेंस है क्या चीज हो, लैम्डा ई क्यू एंड
लेमडा एम। N and M are most dominating part है, जो क्या कर सकती है, उसकी कंडक्टेंस को इफेक्ट डाल सकती है। तो यहाँ से रिलेशन मिलता है अपने को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, ये अगर बातें हमारे ध्यान पर हो तो हम बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम ग्राफ से समझने की प्रयास करें, तो ग्राफ से समझने के पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये लेमडा एम इन्फिनिटिव और लेमडा ई क्यू इन्फिनिटिव, इसका मीनिंग क्या है? इसको वर्ड में बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टेंस बोला जाता है, याद रखिएगा, लिमिटिंग कंडक्टेंस, अर्थात किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इन दोनों से अधिक कभी नहीं हो सकती। लिमिटिंग कंडक्टेंस बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाता है। अनंत अनुता पर उसकी चालकता कही जाती है। हमारा एनसीईआरटी बुक इसको लिमिटिंग कंडक्टेंस बोलता है, क्योंकि यही उसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है उसके लिए। या दूसरा बोल सकते हैं कंडक्टेंस, इसका तीसरा कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और इसका एक और नाम देख सकते हैं कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इस तरह से अनेकों नाम से इसको हम जान सकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं है क्या चीज़। कल्पना करो हमारे पास एक गिलास पानी है और उसमें हमने सोडियम क्लोराइड घोला। उसकी अगर कंडक्टेंस निकालेंगे तो एक डेफिनेट कंडक्टेंस आएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम डेफिनेट है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डेफिनेट है, तो निश्चित रूप से क्या होगी, नंबर ऑफ आयंस डेफिनेट होंगे, उनकी मोबिलिटी डेफिनेट होगा, और सो देयर कंडक्टेंस विल डेफिनेट। अगर हम ये करें, उस एक गिलास नमक की घोल को हम 250 लीटर के या 20 लीटर के कैपेसिटी के पात्र में डाल देते हैं और बाकी हिस्सा को हम पानी से भर देते हैं, तो जिस सॉल्यूशन की कैपेसिटी या वॉल्यूम कितनी थी पहले एक गिलास में, मान लो अगर 300 ml की बात करें, 300 ml थी, उसको हमने पानी डाल डाल के अब उसकी वॉल्यूम को हमने 20 लीटर कर लिया, 50 लीटर कर लिया, 100 लीटर कर लिया, 250 लीटर कर लिया, ऐसा कुछ भी मान सकते हैं। तब हम पाएंगे कि इतनी वॉल्यूम पर वहाँ पर सॉल्ट की टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। सामने वाले को अगर देंगे तो ज़रूर कहेगा कि इट हैज़ नो सॉल्ट, मतलब इसमें किसी प्रकार की साल्ट घुला नहीं है, क्योंकि साल्ट की टेस्ट ही नहीं आएगा। तो फिर क्वेश्चन आती है कि आखिर वो साल्ट पहले जो गिलास में हमने घोला था वो कहाँ गई है, तो आखिर वो उसी विलियन में, चूँकि है ज़रूर, पर टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। और इसलिए हम चूँकि उसका टेस्ट ही नहीं आता, तो सामने वाला जिसको भी हम टेस्ट करने के लिए देंगे वो बोलेगा इट हैज़ नो सॉल्ट। शुगर की केस हो गई तो इट हैज़ नो शुगर। तो इस केस पर हम बोलेंगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 है। यद्यपि है ज़रूर, परंतु क्या है, उतना नेग्लिजिबल है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन को 0 माना जाता है। और उसकी जो डाइल्यूशन है वो क्या कहलाएगी, हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाएगा।
तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स की डाइल्यूशन इनफाइनाइट तब कहलाती है जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाता है, मीन्स उसमें उसकी प्रेजेंस पता ही नहीं चलता, वो कहलाती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उसी को हम ग्राफ से समझने जा रहे हैं कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्ट, देखो यहाँ पर फिर बता दूं मैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन इंक्रीज करने से डिक्रीज होती थी, बट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन इंक्रीज करने से इंक्रीज होता था। तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ लेके नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल लैम्डा एम को एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैम्डा ई क्यू पर नहीं होता, यह लैम्डा ई क्यू पर भी होता है, उतनी ही पावरफुल होता है जितना लैम्डा एम पर, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए हम केवल लैम्डा एम को आधार मान करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब इसकी स्ट्रॉन्ग या बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉन्सेंट्रेशन, तो यदि हम इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, देखो ये ऐसा ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पर लेते हैं लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टेंस लेते हैं। तो ध्यान रखो ये इसका ओरिजिन है, और इस ओरिजिन को अगर देखें हम, तो जब ये एक्स एक्सिस पर इधर चलते हैं, इधर जा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रही है, डाइल्यूशन डिक्रीज होगा, मीन्स वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन और लैम्डा एम के बीच खींचा गया है। तब यदि हम इस ग्राफ पर ओरिजिन से अगर राइट हैंड की ओर चलेंगे तो क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, और हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो इधर से इधर चलने पर उनकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगा बोल सकते हैं, या डाइल्यूशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इधर आते हैं इस केस पर, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो इस केस पर इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, और सबसे बेस्ट बात हो जाएगी, हम डाइल्यूशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको कॉन्सेंट्रेशन के रूट पर क्यों ग्राफ खींचा गया है। तो चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटास है या एक्सपेरिमेंटल डेटास बेस्ड है, तो यहाँ पर अगर रूट नहीं लेते तो यहाँ पर ग्राफ कुछ टेढ़ी मेढ़ी आता, इसलिए ग्राफ को इजी करने के लिए उसको कॉन्सेंट्रेशन के रूट के साथ खींचा गया है। ये ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रश्न नहीं है, फिर भी अगर आपके मन पे आए तो ये बात याद रख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा होने की वजह से। तब देखो, मान लो हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज KCl की बात करें, तो KCl का इस कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी लैम्डा एम सपोज यहां पर ये है, लैम्डा एम सपोज थोड़ा ऊपर उठा देता हूं, यहां पर है। और जब हम क्या करते हैं, इसकी डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो हमको इधर आना पड़ेगा। तो देखो इधर आने पर क्या हो रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तब इसकी यहाँ पर लैम्डा एम क्या होती है, इंक्रीज होती है। अपने को पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डाइल्यूशन इंक्रीज करने से उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होता है। फिर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, फिर लैम्डा एम इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। अगर इस ग्राफ को हम मिला दें तो ये
ऐसा हो जाएगा। इसको और अगर सुविधाजनक बनाएं तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये है तो वही चीज, ये किसके लिए है, KCl के लिए है। तो KCl की ग्राफ दिखा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ खींचने पर हमको ये स्ट्रेट लाइन पर मिल रहा है, और स्ट्रेट लाइन मिलने से यहाँ क्या हो रही है, डायल्यूशन इंक्रीज करने से लैम्डा में इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम जानते हैं। मान लो अगर हम डायल्यूशन, इस ग्राफ यहाँ तक टच नहीं कर सकती, याद रखना, एक ग्राफ यहाँ तक अगर मान लो मिला देते हैं, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाता है, और किसी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती, इसलिए ग्राफ कभी भी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो यहाँ पे रहती है। लेकिन अगर हम मान लो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें, डेरिवेशन कर दें, तब ये बिंदु क्या हो रही है, यहाँ पे टच हो रहा है, और इस पॉइंट पर जो कंडक्टेंस होगा वो क्या कहलाएगी, लैम्डा m इन्फिनिटी कहलाएगा, जिसको हम लिमिटिंग कंडक्टेंस भी कहते हैं, या फिर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाता है, C की वैल्यू जीरो हो जाता है, और जिस पॉइंट पर C की वैल्यू जीरो होगा उसके करेस्पॉन्ड जो कंडक्टेंस आएगा वो लिमिटिंग कंडक्टेंस कहलाएगा। मीन्स उस इलेक्ट्रोलाइट की इससे ज़्यादा कंडक्टेंस नहीं हो सकती, इसीलिए इसको लिमिटिंग कंडक्टेंस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ ये इसकी ग्राफ यहाँ तक मिलती है कि हम इसके बाद और डायल्यूशन टच करते हैं तो ये ग्राफ आगे नहीं बढ़ती, यहीं तक रुक जाता है, कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करता। टच करने का ऐसा होता है कि उसे कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए, और कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने का मतलब होता है नो एनी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन, जो कि संभव नहीं है, और इसलिए क्या होती है, ग्राफ यहाँ पर टच नहीं करता। लेकिन इसको एक्स्ट्रापोलेट करने पर हमको एक रिजल्ट दे रहा है वो, कि वो इस पॉइंट पर टच कर रहा है और इस पॉइंट के करेस्पॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो रहा है, इसलिए इस कॉन्सेंट्रेशन के करेस्पॉन्ड जो कंडक्टेंस होगा वो क्या कहलाएगी, लिमिटिंग कंडक्टेंस कहलाएगा, या इसको कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। इससे अधिक इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस नहीं हो सकती। अब दूसरा हम चलते हैं, हमारे पास कई बार एग्जाम में पूछा है, मान लो हम एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं HCl, और HCl की जो ग्राफ आएगी वो अगर हमको पूछे कि इसकी जो लैम्डा में इन्फिनिटी है, यहाँ HCl और KCl पर कंपेयर करते हैं हम, और हमसे पूछता है विच हैज़ ग्रेटर लैम्डा m इन्फिनिटी, क्वेश्चन के रूप में है विच हैज़ ग्रेटर लैम्डा m इन्फिनिटी। तब देखो ये भी क्या होगा, यहाँ पर H प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस आयन देगा, चूंकि दोनों में क्या होगी, Cl कॉमन है, इसलिए कंडक्टेंस अबाउट निगेटिव फ्रैक्शन दोनों में तो सेम होंगे, या कंट्रीब्यूशन इन कंडक्टेंस बाय निगेटिव फ्रैक्शन मीन्स एनायंस दोनों में सेम होगा। इसलिए इसके बेस पर हम लैम्डा इन्फिनिटी को कभी बाइफरकेट नहीं कर सकते, कंपरेट नहीं कर सकते। अब बच जाती है हमारे पास केटायन ये और केटायन ये, पोटेशियम आयन और यहाँ पर H प्लस आयन। चूंकि दोनों केटायन हैं और दोनों केटायन के कारण क्या होगी, कंडक्टेंस तो होगा, पर क्वेश्चन ये आती है कि किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है कि जिस केटायन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, जो केटायन जितनी स्पीड से जाएगा वो अपने साथ उतना ही चार्ज कैरी करेगा, और इसलिए उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। तो मोबिलिटी का संबंध होता है, आप जानते हो कि अगर हम बच्चों में अगर रेस कराएं और एक दुबला पतला है और एक मोटा है, और अगर इसको दौड़ने के लिए कहा जाए तो पतला दुबला पतला बच्चा काफ़ी फास्ट दौड़ता है बनिस्पत की मोटे से। यही घटना यहाँ पर भी होती है, चूंकि दोनों केटायन है, दोनों डिस्चार्ज होंगे, पर इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए इसकी मोबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा।
तो सबसे हाईली रिस्पेक्ट या हाईली कहना चाहिए मोबिलिटी कंटेनिंग करने वाला जो केटायंस है वो हाइड्रोजन होता है, इसलिए लैम्डा इन्फिनिटी का मान इसका सर्वाधिक होता है। और चूंकि इसका जब लैम्डा इन्फिनिटी ज़्यादा होगा के से, तो हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl ग्रेटर होगा KCl से। और अगर इसकी ग्राफ प्लॉट की जाए तो निश्चित रूप से इसकी ग्राफ क्या होगी, ये इससे ऊपर आएगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब यहाँ पर बहुत सारे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे मान लो हम लेते हैं KOH है, NaOH है, NaCl है, NaBr है, बहुत सारे हैं, MgCl2 है, CaCl2 है। इस तरह से अगर हम लें तो यहाँ HCl के एग्जाम्पल के रूप में है ही, तो इस केस पर हम इनकी ग्राफ का नेचर हम देख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कंपेयर करने के लिए बोलेगा, तुलना करने के लिए बोलेगा किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो पहले आप देख लीजिएगा कि अगर दोनों के नेगेटिव फ्रैक्शन कॉमन होंगे तो नेगेटिव फ्रैक्शन के थ्रू कंपेरेटिव नहीं किया जा सकता, पॉजिटिव फ्रैक्शन के थ्रू इसको कंपेयर किया जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव सेम होगी तो वहाँ पर नेगेटिव फ्रैक्शन के थ्रू अगर कंपेयर किया, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मान लो हम NaCl लेते हैं और NaBr लेते हैं, किसकी लैम्डा इन्फिनिटी ज़्यादा होगा बोलेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगी, ये दोनों कॉमन है, इसलिए इसके थ्रू जो कंट्रीब्यूशन आएगा कंडक्टेंस पर दोनों में सेम होगा। जो भी डिफरेंस आएगी वो क्या होगी, इसकी वजह से आएगी। तो यहाँ हम देखें तो Cl की क्या होती है, साइज छोटा होता है और इसलिए इसकी मोबिलिटी Br से अधिक होगी और इसकी वजह से NaCl की कंडक्टेंस या लैम्डा इन्फिनिटी का मान NaBr से अधिक होगा। इस तरह से हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, कैटायनिक के केस पर देना पड़ेगा, तो जिस कैटायन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी लैम्डा इन्फिनिटी ज़्यादा हो जाएगा। एनायन के बेस पर देखें तो एनायन की जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी ये उसके आधार पर बोली जा सकती है। अब हम इसके लिए देखते हैं, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है और हमारे पास स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होता है y = mx + c होता है, y = mx + c होता है, जहां देखो y एक्सिस पर क्या लिया गया है, लैम्डा m लिया गया है। यहाँ पर हम लिखते हैं लैम्डा m और इसके बाद देखते हैं हम x एक्सिस पर क्या है, √c है, ये √c हो जाएगा, प्लस इसकी इंटरसेक्शन बोलता है। तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्शन दिखा रहा है और इंटरसेक्शन के स्थान पर क्या है आपका प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी है। और दूसरा बच गया हमारे पास m, ये होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसके लिए है हमारे पास कि हम जानते हैं अगर ऐसा होता है कोई स्ट्रेट लाइन तो इसके लिए m की वैल्यू पॉजिटिव हुआ करता है, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है इसलिए m की वैल्यू निगेटिव होता है। तो चूंकि ये जो ग्राफ आ रही है वो इसके नेचर जैसा है, इसलिए इसके लिए क्या होगी, वैल्यू जो होगा, स्लोप जो होगी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और इसलिए हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये हो जाएगा -b। और यहाँ b क्या है, एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन या विच वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट सॉल्वेंट की डेंसिटी डिफरेंट होता है, डिफरेंट सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होता है, और इसलिए क्या होगी, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। ये भी एक क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखना है आपको। जब इसको अगर रीअरेंज करें तो हमको मिलेगा लैम्डा m = हो जाएगी लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस क्या हो जाएगी, b√c हो जाएगा। और इससे हमको पता चल रहा है कि हमेशा किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस होता है वह उसकी लिमिटिंग कंडक्टेंस से हमेशा कम होती है, और कितना कम होता है वो डिपेंड करता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर। और इस इक्वेशन को दिया है डिबाई युक्ल
ऑन-सॉगर इक्वेशन, डिवाई-ह्यूकल ऑन-सॉगर इक्वेशन कहते हैं। और ये डिवाई-ह्यूकल ऑन-सॉगर इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और हम देख रहे हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू इनके ग्राफ के एक्सट्रापोलेशन से प्राप्त कर सकते हैं। इनको अगर कैलकुलेट करना है, मेजरमेंट करना है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ को क्या कर देंगे, एक्सट्रापोलेट कर देंगे। जिस पॉइंट पर क्या करेगा, वो कंडक्टेंस एक्सिस को काटेगा, वही पॉइंट क्या कहलाएगी, लैम्डा एम इन्फिनिटी कहलाएगा। ये तो हो गई हमारा डिवाई इसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब इसके बीच ग्राफ खींची जाती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब ग्राफ खींची जाती है किस किस के बीच, कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर लैम्डा एम इन्फिनिटी के बीच, तभी इसकी ग्राफ ये ऐसा मिलता है, इसकी ग्राफ ऐसा मिलता है। तो ज़रा देखो, हमने देखा है कि जब इधर जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से डाइल्यूशन डिक्रीज होता है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। जब इधर चलते हैं तो हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, डाइल्यूशन इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अगर हम देखते हैं तो उस केस पर देखें तो क्या होगी, जब हम इधर आते हैं तब डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इधर आना है। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट लूँ मैं, इस कॉन्सेंट्रेशन के करेस्पॉन्ड इसका लैम्डा एम इन्फिनिटी ये है, लैम्डा एम यहाँ पर है। और यदि हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, इसके करेस्पॉन्ड क्या हो रहा है, लैम्डा एम पहले से अधिक है। और अगर आगे आ जाएं तो यहाँ पर क्या होगी, ये लैम्डा एम 3 जो कि पहले दोनों से अधिक है। इससे भी क्लियर हो रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑल्सो इंक्रीजेस। रीज़न हमने देख लिया है। तो ये दोनों नेचर क्या हो रहे हैं, दोनों के लिए सेम आ रहे हैं। पर यहाँ पर एक कठिनाई है, चूंकि ये ग्राफ यहाँ से क्या हो जा रही है, हाइपरबोलिक होने की वजह से ये पूरी आपकी कंडक्टेंस एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और इसलिए कभी आपस में नहीं काट सकते। और नहीं काट सकते इसलिए इनकी लैम्डा एम इन्फिनिटी हम ग्राफ से डिटरमाइन नहीं कर सकते, ग्राफ से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक सबसे बड़ी लोचा आया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या थी, प्रॉब्लम नहीं था, एक्स्ट्रापोलेट करते थे, कंडक्टेंस एक्सिस को जहाँ पर टच करता था लैम्डा एम इन्फिनिटी होता था। चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना करके कर्व आ रहा है और एक्सपोनेंशियल कर्व आने की वजह से क्या हो जा रही है, देखो ये इंक्रीज तो हो रहा है डाइल्यूशन इंक्रीज करने से, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डाइल्यूशन के बाद इसकी कर्व क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इस एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और इस एक्सिस के पैरेलल जाने से ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू प्राप्त नहीं की जा सकती। ये सबसे बड़ी बात है। और इसी ओवरकम को या इसी कमी को दूर करने का प्रयास किया है कोलरास ने। और फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कोलरास नियम केवल इसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा इन्फिनिटी डिटरमाइन करने के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ों को डिटरमाइन करता है वो। लेकिन यहीं से इसकी क्या हुई, ओरिजिन हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा इन्फिनिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोलरास नियम। ओके।